नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेस में। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि अपनी वैकेंसी आउट हो गई है और काफ़ी अच्छी पोस्टें आई है उसमें, तो तैयारी में लग जाइए। तो उसी के रेफरेंस में अपन जो अपने जूनियर अकाउंटेंट TR एग्ज़ाम के लिए जो GF&AR के वॉल्यूम फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर थर्ड है राजस्व एवं प्राप्ति यानी रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स के जो MCQs अपने एग्जाम के हिसाब से बन सकते हैं उनके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त GA 13 के आधार पर नियंत्रण अधिकारी किसके लेखों से मिलान करता है। मतलब जो भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के, उनसे जो उसको प्रपत्र GA 13 प्राप्त होगा, जो परफॉर्मा GA 13 में उसको प्राप्त होंगे लेखे, उनका मिलान किससे वो करवाता है, मतलब मैचिंग किससे करवाता है वो। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा महालेखाकार, मतलब AG से वो उनकी मैचिंग करवाता है, जिसका अपन ने पहले बात की थी, रिकन्सिलिएशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है, माह के दौरान कार्यालय स्तर पर जमा प्राप्ति का मिलान कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किसके लेखों से मिलान कर जमा की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। मतलब जो किसी भी ऑफिस में जो भी जमा या प्राप्ति होगी उसको कार्यालय अध्यक्ष मतलब हेड ऑफ ऑफिस किसके लेखों से मिलान करेगा, मैच करवाएगा और ये कंफर्म करेगा कि भाई वो जमा हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, इसके संबंध में वो प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट किससे प्राप्त करेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा संबंधित कोषाधिकारी, मतलब जो भी कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर होगा उससे वो प्रमाण पत्र लेगा कि जो भी उस कार्यालय से संबंधित जमा और प्राप्तियां हैं वो कोषागार में जमा हो गई है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, सरकार की धनराशि कोषागार में जमा कराने के प्रपत्र को क्या कहा जाता है तथा उसका प्रपत्र कौन सा निर्धारित है। मतलब सरकार में जो भी राशि प्राप्त होगी वो कोषागार में जमा होती है, तो इसके संबंध में कौन सा प्रपत्र है उसको क्या कहते हैं और कौन से फॉर्मेट में वो निर्धारित है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा चालान और GA 57, मतलब GA 57 परफॉर्मा है, इसका प्रपत्र है जो निर्धारित है और उसको चालान कहते हैं और चालान के थ्रू ही सरकार में राशि जमा होती है। जो भी राशि सरकार में जमा कराई जानी होती है वो चालान के थ्रू ही जमा होती है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारी द्वारा पता लगाया जाता है उन त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रपत्र निर्धारित है तथा वह प्रपत्र किस अधिकारी के माध्यम से कहाँ भिजवाया जाएगा। मतलब जो भी रेवेन्यू और रिसिप्ट्स होगी उनके क्लासिफिकेशन में कोई एरर्स रह जाती है, त्रुटियाँ रह जाती है और वो विभागीय अधिकारी मतलब डिपार्टमेंटल ऑफिसर को पता चल जाती है, तो वो उन त्रुटियों को सही करवाने के लिए, उसको एरर को ख़त्म करने के लिए कौन सा प्रपत्र इसके बारे में निर्धारित है और वो किस अधिकारी के माध्यम से वो कहाँ भिजवाएगा। मतलब तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा GA 15 कोषागार द्वारा महालेखाकार को। मतलब GA 15 इसके लिए परफॉर्मा निर्धारित है और ये विभागीय अधिकारी कोषागार को भिजवाएगा और कोषागार के थ्रू वो महालेखाकार को जाएगा, मतलब ट्रेजरी ऑफिसर के थ्रू वो AG को भिजवाता है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्न में से कोई एक राजस्व प्राप्ति के संबंध में नियम नहीं है। मतलब जो रेवेन्यू या रिसिप्ट्स के संबंध में कौन सा रूल नहीं है, बाकी सारे रूल हैं, एक रूल नहीं है, तो वो कौन सा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, यदि वर्गीकरण का पता नहीं हो तो उचंती खाते में जमा करेंगे। मतलब अगर जो क्लासिफिकेशन है उसका पता नहीं है कि कौन से हेड में जमा करवाई जानी है राजस्व या प्राप्ति, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में जमा कराते हैं। ये गलत है, इसके लिए पहले स्पेसिफिक ऑर्डर निकलते हैं, पहले परमिशन लेनी पड़ती है तभी जमा करवाया जा सकता है उचंती खाते में। वर्गीकरण का पता नहीं होने के बावजूद भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और बाकी जो ये हैं ये सारे नियम है, मतलब जमा प्राप्तियों का निर्धारण संग्रहण एवं नियंत्रण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी जमा और रिसिप्ट्स होगी उनका जो क्लासिफिकेशन होगा पहले तो उनको निर्धारित किया जाएगा, उनको कलेक्ट करने का, संग्रहण करने का और नियंत्रण कंट्रोल करने का सारा काम प्राधिकृत अधिकारी करता है। और यह सरकारी बकाया को बिना पर्याप्त कारण के छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब कोई रीज़न होगा तभी उसको छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें छूट दे सकते हैं, नहीं तो उसकी बकाया की सारी रिकवरी की जाएगी, मतलब उसको जमा करवाया जाएगा सरकारी खातों में। जमा प्राप्ति का मासिक विवरण GA 13 में नियंत्रण अधिकारी को भिजवाया जाएगा। मतलब जो भी मंथली जो स्टेटमेंट होगा जमा प्राप्ति का वो GA 13 में भरकर उसको नियंत्रण अधिकारी को भिजवाया जाता है। ये सारे नियम हैं। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, जमा वास्तविक वसूली के बाद की जाए न कि उससे पहले यह GF&AR किस नियम में वर्णित है। मतलब जो भी अपनी जमा होगी, जो भी प्राप्तियां या जो भी राजस्व होगा वो वास्तविक वसूली के बाद ही होएगा, उससे पहले नहीं होएगा। मतलब जब वसूली हो जाएगी, जब सरकार में राशि जमा हो जाएगी तभी उसको जमा दिखाया जाएगा, उससे पहले नहीं। तो ये कौन से नियम में वर्णित है GF&AR को। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा नियम 31। तो नियम 31 में इसके बारे में प्रावधान किया हुआ है।
फिर क्वेश्चन 7 है, सरकारी बकाया जमा प्राप्ति का लेखांकन के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य नियमों में नहीं है। मतलब जो सरकारी बकाया राशि होगी उसकी जमा या प्राप्ति का लेखांकन, मतलब उसके अकाउंटिंग के संबंध में कौन सा तथ्य नहीं है, मतलब अपने रूल्स में नहीं दे रखा है वो। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन द आएगा, राशि बकाया होते ही लेखांकन किया जाए। तो अपन ने अभी बात की थी कि राशि जब जमा हो जाएगी तभी उसका लेखांकन किया जाता है, उसको रिकॉर्ड्स में अकाउंट्स में लेंगे, तब तक जब तक सिर्फ बकाया होते ही उसको लेखांकन नहीं किया जाता है, जब तक वो जमा नहीं हो जाएगी तब तक नहीं करेंगे। बाकी सारे नियमों में क्या लेखांकन वास्तविक वसूली पर किया जाए, मतलब अकाउंटिंग कब करेंगे, जब अपनी उसकी वसूली हो जाएगी, अपने पास सरकार में राशि जमा आ जाएगी, या लेखांकन निर्धारित पंजिकाओं में किया जाए, मतलब जो भी निर्धारित इसके लिए पंजिकाएं हैं जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रखे हैं उन्हीं में इनको रिकॉर्ड किया जाए। चेक प्राप्ति पर मूल रसीद नहीं दी जाए, वास्तविक जमा पर ही रसीद दी जाए। मतलब कोई चेक देता है रिसिप्ट्स के बदले, मतलब चेक देता है सरकार में कि भाई राशि के बदले, तो उसको जो रसीद देंगे वो मूल रसीद नहीं देंगे चेक प्राप्त करने पर। चेक जब क्लियर हो जाएगा, मतलब सरकार के खाते में पैसा आ जाएगा, उस दिन उसको रसीद दी जाएगी वास्तविक जमा पर ही। फिर क्वेश्चन 8 है, नियंत्रण अधिकारी का सरकार की जमा प्राप्तियों के संबंध में क्या कर्तव्य है। मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा उसके सरकार की जो भी रिसिप्ट्स और रेवेन्यूज़ होगी उसके बारे में क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या ध्यान रखना होगा उसको। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें उसको ध्यान रखनी। क्या राशि का निर्धारण करे तथा उसके लिए नियम बनाए, मतलब जो भी राशि सरकार के लिए जमा या प्राप्तियाँ हो सकती है उनका निर्धारण करना, उसको क्लासीफाई करना है और उसके लिए नियम बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं किस हिसाब से क्या करना है। और फिर राशि की तुरंत वसूली है, उसके नियंत्रण लेखांकन एवं तुरंत जमा की कार्रवाई करें, मतलब उसकी तुरंत वसूली हो सरकार में जमा हो और उसको कंट्रोल करने का, मतलब उसका लेखांकन करे और तुरंत जमा की कार्रवाई करवाए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। जमा प्राप्ति का मासिक विवरण संकलित कर उसका मिलान महालेखाकार के लेखों से करें, मतलब जो भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस है उनकी जमा प्राप्ति का जो भी मासिक विवरण होगा वो उनसे कलेक्ट करें, संकलित करें, मतलब कंपाइल कर ले एक साथ और उनका मिलान एजी से वो करवाइए, सारी उसकी ड्यूटीज़ हैं। फिर क्वेश्चन 9 है, राजस्व संग्रहण विभागों के विभागाध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व मदों में संग्रहण तथा बजट अनुमानों की तुलना में संग्रहण में अंतर की सूचना किसको प्रस्तुत करते हैं तथा इसका कौन सा प्रपत्र निर्धारित है। मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टिव डिपार्टमेंट होंगे जहाँ रेवेन्यू आती है उनको ऐसे विभाग, तो उनके जो विभागाध्यक्ष होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, वो अपने नियंत्रणाधीन, मतलब उनके कंट्रोल में राजस्व मदों में संग्रहण और बजट मांगों, मतलब जो उनने पहले से बजट अनुमान बना रखे हैं कि भाई इतने राजस्व अपने को प्राप्त होएगी इन मदों में, इन हेड में, और उनसे कम में संग्रहण होता है, कलेक्शन होता है, तो इनका जो अंतर की सूचना होगी वो किसको प्रस्तुत करेंगे और इसका कौन सा प्रपत्र है। मतलब जो उनके बजट अनुमान और जो एक्चुअल में उनको कलेक्ट हुई है, संग्रहण हुआ है, राशि जो प्राप्त हुई है, उनमें अगर डिफरेंस है तो उसकी सूचना किसको और कौन से प्रपत्र में देगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, वित्त विभाग और GA 14 में, मतलब वित्त विभाग को वो सूचना देगा और कौन से उसमें प्रपत्र में देगा, GA 14 में वो अंतर की सूचना देगा। फिर क्वेश्चन 10 है, राजस्व प्राप्ति के वर्गीकरण में त्रुटियों को शुद्ध कराने हेतु GA 15 में विवरण विभागीय अधिकारी द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से किसको भिजवाया जाता है। मतलब राजस्व या जो भी रेवेन्यू या रिसिप्ट होगी उसके जो क्लासिफिकेशन में त्रुटियां हो जाएगी तो उसको शुद्ध कराने के लिए GA 15 में विवरण विभागीय अधिकारी, जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी होगा और जो अधिकारी होगा, ऑफिसर होगा, वो ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से किसको भिजवाएगा। तो अपन ने पहले ही बात कर ली थी, वो अपने महालेखाकार को भिजवाता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, AG महालेखाकार को। तो यहाँ ऑप्शन ब रहेगा। फिर क्वेश्चन 11 है, अपना 8005 एवं 8011 बजट मद किस विभाग से संबंधित है। मतलब ये जो बजट एड दे रखे हैं 8005 और 8011, ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कौन से डिपार्टमेंट के ये बजट एड है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का। मतलब SIPF ऑफिस के ये बजट हेड है। मतलब क्या है, सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिसको अपन स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट भी कहते हैं, SIPF जिसको शॉर्ट में भी कहते हैं अपन। फिर क्वेश्चन 12 है, राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं प्रेषण तथा रसीद से संबंधित नियम एवं प्रक्रिया किसके विभागीय विनियमों में करना आवश्यक है। मतलब जो रेवेन्यू होगी, जो सरकार की राजस्व होगी, उसके जो निर्धारण होगा, मतलब उसको
क्लासीफाई करना है, उसको निर्धारण करना, संग्रहण कलेक्ट करना, प्रेषण करना मतलब सरकार में जमा करवाया जाना उसको, मतलब उससे रेमिटेंस करना, और रसीद से संबंधित जो भी नियम होंगे, प्रक्रिया प्रोसीजर होगी, रूल्स होंगे, वो विभागीय विनियमों में मतलब जो डिपार्टमेंटल रूल्स होंगे उसमें करना आवश्यक होगा। इनके बारे में उसमें प्रावधान करना आवश्यक होगा। तो ये कौन से डिपार्टमेंट्स में करना आवश्यक है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग, उसमें ये करना ज़रूरी है। मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट होंगे उनमें ये करना ज़रूरी है, नियम बनाने और प्रक्रिया बनाए जाना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन 13 है, सरकारी भवनों के किरायों की वसूली निर्धारण के नियम सामान्यतः किस विभाग के नियमों के अनुसार किए जाते हैं? मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी उनसे अगर कोई रेंट आता है उसकी वसूली का निर्धारण कौन से नियमों के तहत, किस विभाग के नियमों के अनुसार होंगे? मतलब ये जो भी वसूली का निर्धारण के नियम बनेंगे, जो भी सरकारी बिल्डिंग से जो भी रेंट आना है उसके संबंध में जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन से विभागों के अनुसार बनाए जाते हैं? तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, जिसको अपन PWD भी कहते हैं, वो उसके जो नियम होंगे उस डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से ये नियम बनाए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 14 है, प्रत्येक न्यायालय को जुर्माने की मांग, वसूली, शेष एवं रिफंड की जानकारी प्रत्येक माह जिला न्यायालय को कब तक भिजवाया जाना आवश्यक है? मतलब जो भी कोर्ट होगी उसमें जो भी जुर्माने की जो भी मांग होगी, मतलब उसकी डिमांड जितनी होगी, जैसे उनको लग रहा है कि इतनी अपने को जुर्माना प्राप्त हो जाएगा, उनकी वसूली मतलब कलेक्ट कितना हुआ, कितना शेष रहा और कितना रिफंड कर दिया उनने, वापस जमा होने के बावजूद वापस लौटा दिया, तो इसकी जानकारी जो होगी वो जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो कब तक भिजवाया जाना है? मतलब प्रत्येक माह वो भिजवाएंगे, तो ये हर माह कितनी तारीख तक तो भिजवाना आवश्यक है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, उसी कैलेंडर माह की अंतिम तारीख, मतलब जिस कैलेंडर माह को जिस माह में ये भिजवाया जाना है ये सूचना, उस माह की जो अंतिम तारीख होगी उतनी तारीख तक ये सूचना जिला न्यायालय को भिजवाई जानी आवश्यक है। फिर क्वेश्चन 15 है, जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त जुर्मानों के विवरण पत्र को किसके लेखों से मिलान हेतु भिजवाएगा? मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो प्राप्त होगी जुर्मानों के विवरण की सूचना, उसके लेखों को वो किसके लेखों से मिलान करवाएगा, मतलब रिकनसाइल किससे करेगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, ट्रेजरी, मतलब जो कोषागार होगा कंसर्न उस जिला न्यायालय का, उस न्यायालय के जो ट्रेजरी लगती होगी कंसर्न, उसके कोषागार से वो लेखों से मिलान करवाएगा कि वाकई में ये मैच कर रहा है कि नहीं। फिर क्वेश्चन 16 है, सरकार की विविध मांगों की वसूली जो अन्य राज्यों से होती है उसकी निगरानी कौन रखता है? मतलब जो वेरियस डिमांड्स होगी सरकार की जिनकी वसूली किसी और राज्य से होनी है, मतलब अन्य स्टेट से होनी है, तो उनकी निगरानी कौन करता है, उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन सुपरवाइज करता है उसको, कौन उस पर ध्यान रखता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, महालेखाकार, मतलब एजी इन चीज़ों की ध्यान वही रखता है। फिर क्वेश्चन 17 है, राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों द्वारा स्वयं की शक्ति के भीतर दी गई राजस्व की माफ़ी का विवरण प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को कौन से प्रपत्र में भिजवाया जाता है? मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टिंग जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो स्वयं की शक्ति के भीतर राजस्व की माफ़ी करते हैं। कोई मान लो कोई भी राजस्व को वो माफ़ कर देते हैं, जो उनको शक्तियाँ दी हुई है, जो उनके पास पावर डेलीगेट की भी है, उसके हिसाब से अगर वो कोई रेवेन्यू छोड़ देते हैं तो इसका विवरण जो होगा, स्टेटमेंट जो होगा, वो हर साल महालेखाकार को भिजवाया जाता है। तो वो कौन से उसमें प्रपत्र में भिजवाएंगे ये? तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, GA16 में वो भरकर ये विवरण महालेखाकार को प्रत्येक वर्ष भिजवाएंगे। फिर क्वेश्चन 18 है, GFNDR के नियम 39 के अनुसार राजस्व की माफ़ी परित्याग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो GFNDR का नियम 39 है उसमें राजस्व की माफ़ी के संबंध में बता रखा है कि क्या कंडीशंस है उसकी माफ़ी या परित्याग छोड़ने के संबंध में या उसको माफ़ करने के संबंध में, तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, विवरण जून की अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाएगा। मतलब जो जून माह की अंतिम दिनांक तक भिजवाया जाएगा ये गलत है। ये कब क्या शर्तें इसमें जो हो सकती है वो है, माफ़ी परित्याग का विवरण महालेखाकार को भिजवाया जाएगा। मतलब जो भी ये छूट देंगे उसमें जो भी उसको छोड़ देंगे राजस्व को, उसका विवरण जो स्टेटमेंट होगा वो एजी को भिजवाया जाएगा। ये कंडीशन है। उसमें 500 रुपये से कम राशि के एकल छूट के प्रकरण को शामिल करने की आवश्यकता नहीं। जो ये छूट के प्रकरण होंगे जिनका विवरण अपन महालेखाकार को भेजेंगे उसमें 500 रुपये से कम की कोई राशि की छूट दी हुई है तो उसको एजी को भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।
और प्रत्येक वर्ष जून की पहली तारीख तक प्रपत्र GA16 में माफ़ी का विवरण भेजा जाएगा। मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन जो था वो जून की अंतिम तारीख था, वो जून की अंतिम तारीख नहीं है, प्रत्येक वर्ष की जून की पहली तारीख तक ही GA16 में माफ़ी का विवरण भिजवाया जाएगा। फिर क्वेश्चन 19 है, राजस्व की माफ़ी परित्याग जो विधि या विधि के प्रभाव रखने वाले नियमों के अतिरिक्त हो या विवेकात्मक शक्तियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ़ी परित्याग किया हो तो विवरण में कितने रुपये तक के एकल मामले को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो भी विधि या विधि के प्रभाव रखने वाले नियमों के अतिरिक्त हो, मतलब जो भी किसी भी रूल्स के तहत बनाए हुए हो, उसके अतिरिक्त अगर स्वयं विवेक पर कोई सक्षम अधिकारी द्वारा कोई माफ़ी दी गई हो राजस्व की या परित्याग किया गया हो, मतलब छूट दे दी गई हो, तो कितने रुपए तक की जो एकल मामले होंगे एक बार में कितने रुपए तक की छूट को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है विवरण में। तो ये अपन ने अभी बात की थी, तो ऑप्शन ब आएगा 500 रुपये। मतलब 500 रुपये तक के एकल छूट के मामले को विवरण में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्वेश्चन 20 है, राजस्व की माफ़ी परित्याग के विवरण को महालेखाकार को भिजवाने की अनिवार्यता किन विभागों पर है। मतलब जो भी छूट की राजस्व में छूट देंगे या उसको छोड़ देंगे, परित्याग कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट AG को भिजवाने की जो कंपल्सन है वो कौन से डिपार्टमेंट्स पर है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, राजस्व अर्जित करने वाले डिपार्टमेंट। मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट होंगे सरकार के, सिर्फ उन्हीं पर ये बाध्यता है कि वो ये विवरण महालेखाकार को भिजवाए। फिर क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सा प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की श्रेणी में नहीं है। मतलब जो डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ ऑप्शन में दिख रहे हैं उनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। जो मतलब मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है वो राजस्व अर्जित करने वाला विभाग नहीं कहलाता है। ये एक तरह से सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सेवा करने वाला विभाग मान सकते हैं इसको। ये बाकी सिंचाई विभाग है, वन विभाग है और परिवहन विभाग है, ये राजस्व अर्जित करने वाले मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, राजस्व की माफ़ी के संबंध में नियम बनाने का दायित्व किसका है तथा GFNDR के किस नियम में इसका उल्लेख है। मतलब राजस्व माफ़ी के संबंध में या उसको छूट के संबंध में, उसको फॉरगो करने के संबंध में रूल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल्स बनाने की, और GFNDR के कौन से नियम में इसका प्रावधान है, उल्लेख है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, संबंधित राजस्व विभाग नियम 40। मतलब नियम 40 में ये दे रखा है जो भी कंसर्न राजस्व विभाग होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होगा, वो इस संबंध में नियम बनाएगा माफ़ी के संबंध में, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्वेश्चन 23 है, विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों की आंतरिक जांच की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है। मतलब डिपार्टमेंट के जो अधीनस्थ कार्यालय होंगे किसी भी ऑफिस के, उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे, उसमें जो प्राप्तियों की आंतरिक जांच होएगी, मतलब जो रिसिप्ट्स की जो इंटरनल चेक होएगा, आंतरिक जांच की व्यवस्था किसके द्वारा होती है। तो ये अपन ने पहले ही बात की थी, आंतरिक जांच विभागाध्यक्ष करवाता है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंतरिक जांच करवाने की। फिर क्वेश्चन 24 है, शिक्षा विभाग में राजस्व की माफ़ी का विवरण किसको भिजवाया जाता है। मतलब जो शिक्षा विभाग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें राजस्व की माफ़ी का विवरण किसको भिजवाते हैं। मतलब जो उसने रेवेन्यू में कोई छूट दे दी है, कोई फॉरगो कर दी है उसको, तो उसका स्टेटमेंट किसको भिजवाया जाएगा। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, वित्त विभाग को। अभी तक अपन बात कर रहे थे जो और डिपार्टमेंट होंगे उसमें राजस्व की माफ़ी का जो विवरण जाता है वो महालेखाकार मतलब AG को जाता है। इकलौता शिक्षा विभाग है जिसमें जो माफ़ी का विवरण है वो वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो साथियों यहाँ चैप्टर 3 से संबंधित जो अपने क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ कवर कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर रहूँगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप जुड़ सकते हो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।